हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने जीवन की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और मैं भी आपकी कामयाबी का कामना करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द, बहुत जल्द जो है से आप सभी कामयाब हो जाएं और अपने जीवन को संवार लें, जिससे कि आप भी खुश हो जाएं और आपके माता पिता, आपका समाज भी खुश हो जाए। ठीक है। और जीवन में जो सपना आपने देखा है कि भाई कामयाब होने के बाद, जितने भी जो कुंवारे बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं कि हम कामयाब होने के बाद जो है काफ़ी धूमधाम से हम शादी विवाह करेंगे, तो वो भी आपका कामना पूरा हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में 1853 वाला में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से शासन समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो लगातार जो है उम्मीद जगा के बैठी हुई थी और एक योजना भी लगातार बनाते जा रही थी कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कब गलती करे कि मैं इसको भारत से हर तरीके से दखल अंदाजी जो इसका है वो मैं समाप्त कर दूं और इसको एक सिर्फ और सिर्फ एक निजी तौर पे, एक निजी कंपनी के रूप में यहाँ पर रखूं। लेकिन इसे ये किसी भी प्रकार का कोई मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो लगभग आपका 1784 और 86 जो मैंने आपको बताया था अधिनियम, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था जहां पर दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो आप वहीं से देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के मामलों में दखल अंदाजी देना शुरू कर दी थी। क्योंकि दोहरी शासन जब आई थी वहां पर, तो कंपनी क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक और व्यापारिक सारे अधिकारों को बंटवारा कर दिया था। बाय द वे धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर इंटरफेयर करने लग गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रभाव बढ़ते चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और 1853 ईस्वी में उसने उजागर भी कर दिया कि भाई किसी भी समय भारत से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन एक कारण चाहिए था। तो फाइनली वो कारण उनको 1857 में मिल गया। क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ, जैसा कि आप इतिहास में पढ़े हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये विद्रोह जो हुआ था वो चर्बी वाले जो कारतूस था जो अंग्रेज भारतीय लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे थे, इसी की वजह से हुई थी। और ये विद्रोह एक चिंगारी के रूप में शुरुआत हुई थी और कब बारूद की तरफ विस्फोट होना शुरू हो गया ये अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया और इसे काबू कर पाना बड़ा मुश्किल था। अगर हम यूं कहें कि यदि ये विद्रोह एक योजनाबद्ध तरीके से होती, इतिहासकारों का भी मानना है कि अगर ये 1857 का विद्रोह चरणबद्ध तरीके से होती, योजनाबद्ध तरीके से होती, संचार माध्यम बहुत सशक्त होता, मजबूत होता, तो हमारा देश उस टाइम ही आजाद हो जाता। परंतु बहुत सारे चीजों की कमी रह गई जिस वजह से हमारा देश 1857 में आजाद नहीं हुआ। तो आजाद होते होते रह गया। तो फाइनली अंग्रेजों को जो मौका चाहिए था वो मिला और उसके बाद 1858 ईस्वी का एक भारत परिषद अधिनियम लाया। अब इस अधिनियम में क्या क्या उन लोगों ने व्यवस्था किया, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम का जो शीर्षक था, जो हेडलाइन था, वो इंग्लिश में था एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक बेहतर सरकार, भारत का एक बेहतर सरकार इस प्रकार से लाया ताकि भारतीयों की जो नाराजगी है, भारत के लोग जो नाराज बैठे पड़े हैं, नाराजगी के चलते जो सारे प्रांतों से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों को कैसे शांत किया जाए। तो पहले अंग्रेज तेज निकले कि हेडलाइन ही बहुत बेहतरीन उन लोगों ने बनाया कि भाई हेडलाइन पहले पढ़े, उससे संतुष्ट हो जाए। तो हेडलाइन बनाया भारत का बेहतर सरकार। भाई चलो भाई, भारत का बेहतर सरकार कैसी सरकार है, अब उसकी प्रावधान की बात हो रही थी। तो पहले मैं बता दूं कि इस 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को जो स्वीकृति मिली वो 2 अगस्त 1858 को, और भारत में यह लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को यह लागू हुआ। तो क्या मैंने बोला कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम को जो स्वीकृति मिला वो 2 अगस्त 1858 को और भारत में लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को। अब क्या क्या इसमें प्रावधान था भारत का बेहतर सरकार 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। यानी आप कह सकते हैं
कि 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट के समय, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसमें दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई थी। उस दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो सवाल है कि दोहरी शासन व्यवस्था जो आई थी, द्वैत शासन जो शुरू हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और उसको समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत समाप्त हुआ। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को मिलाकर के 15 सदस्य होते थे, तो इसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करके क्या किया कि भाई 15 सदस्य रहने दिया। ये नहीं कि सदस्य की संख्या घटाया या बढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं। 15 सदस्य जो ये दोनों के जोड़ने से होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जोड़ने से जो होता था, इनको ये रहने दिया। बस इसके जगह पर क्या किया, नाम बदल दिया, और नाम बदल के कर दिया भारत परिषद, यानी एक प्रकार का ये सलाहकारी परिषद के रूप में काम कर रही थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, राजनीतिक गतिविधियों की देखरेख करने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त करके क्या ला रहा है? भारत परिषद, यानी एक प्रकार का सलाहकारी। ध्यान दीजिए। और इसके सदस्य संख्या कितने हैं? तो इसके सदस्य संख्या है 15 भारत परिषद का। तो भारत परिषद जो गठन किया गया है वो किस एक्ट के तहत? तो 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसके तहत खत्म किया? 1858 के तहत। एक और भी इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत में नए पद एक राज्य सचिव बनाया गया। मतलब ये कहना है कि पहले से ऑलरेडी यहां पर वाइसराय है, पहले से वाइसराय है, गवर्नर जनरल है, सॉरी, पहले से गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है यहां पर। लेकिन 1858 ईस्वी में क्या कर दिया कि सुनो भाई, तुम्हारे साथ एक और रहेगा, राज सचिव रहेगा, और जो गवर्नर जनरल है इसका नाम बदल के वाइसराय कर दिया जाएगा। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय के पद में सृजित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस अधिनियम? 1858। वाइसराय का पद कब बना? 1858। भारत का गवर्नर जनरल तो 1833। तो 1833 वाला में भारत का गवर्नर जनरल, अब इस पद को नया नाम दे दिया, क्या? गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल की जगह पर भारत का वाइसराय, वो भी किसमें? 1858 के भारत परिषद अधिनियम में। और साथ ही साथ अब यहां पे वाइसराय होगा, और वाइसराय के साथ साथ जो होगा एक राज्य सचिव भी होगा। अब ये देखिए, दो सदस्य हैं यहां पर, एक वाइसराय का प्रधान हुआ और एक राज्य सचिव का प्रधान हुआ। वाइसराय का मतलब राजमुकुट का प्रतिनिधि, राजमुकुट का प्रतिनिधि मतलब वहां का जो सम्राट, वहां का जो राजा, वहां का जो महारानी है, उसका ये कैंडिडेट होगा। ये जो वाइसराय होगा ना, ये सारा रिपोर्ट यहां समझो कि सौंपेगा, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी थी और वहां पे राजा भी था। यानी वहां पर जो आप नहीं कह सकते कि उस वक्त ब्रिटेन में लोकतंत्र था, क्योंकि वहां तो राजा था ही, और राजा जब था तो राजा सिर्फ संविधान के माध्यम से वहां पे शासन कर रहा था, महारानी जो थी वहां पे शासन संविधान के माध्यम से कर रही थी। तो वहां वाइसराय जो था वो राजमुकुट का प्रतिनिधि था, यानी कि वहां के महारानी का, वहां के सम्राट का वो कैंडिडेट था। और ये जो राज सचिव था, ये जो था ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य था, यानी कि ब्रिटेन में जो सांसद वगैरह, एमपी वगैरह, मंत्री वगैरह हो रहे थे, उसमें से ये चुनाता था राज सचिव। तो ये अपने काम के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जो राज सचिव हो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? बताओ। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में है तो ये मंत्रिमंडल के प्रति समर्पित होगा ना। भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करना है, नहीं करना है, इसका सारा रिपोर्ट तैयार करके राज सचिव किसको सौंपेगा? वहां के महाराजा महारानी को? नहीं, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति जो है अपना सारा कामकाज के लिए उत्तरदायित्व था। समझे?
तो यहां पर हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो वायसराय और एक राज सचिव। और पहले राज सचिव जो हुए थे ना वो एडवर्ड हेनरी, ध्यान सुनिएगा, भारत में जो प्रथम राज सचिव हुए थे वो एडवर्ड हेनरी एस्ट्रेनली, एडवर्ड हेनरी एस्ट्रेनली, ये पहले राज सचिव हुए। साथ ही साथ यहां आपको मैं जानकारी के लिए और भी बता देना चाहता हूं कि मुगल शासन को भी समाप्त कर दिया गया, मुगल शासन को भी लिखित रूप से समाप्त कर दिया। भारत में मुगल शासन का व्यवस्था चल रहा था इस टाइम। यहां भारत में बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का राजा था दिल्ली में, लेकिन अब इसको भी 1858 के तहत जो है भाई कि तुम यहां नहीं रहोगे, मुगल शासन को भी लिखित रूप से समाप्त कर दिया। इसके हटाने के पीछे भी कारण था, मुगल शासन व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे भी अंग्रेज का कारण था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आखिर लाया क्यों ये अधिनियम 57 के विद्रोह के बाद, संग्राम के बाद तुरंत जो लाया, इसके पीछे का क्या कारण था। तो कारण था कि इतना जबरदस्त आंदोलन हो गया, इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ, इतना भयंकर, इतना बड़ा लेवल पर संग्राम हुआ कि अंग्रेज को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर हमने सुधारा नहीं तो भारत में हम शासन नहीं कर पाएंगे, कंपनी को हम हटाए नहीं तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। और भारत जो है वो सोने का चिड़िया है, भारत जो है यहाँ खजाना भरा हुआ है, यहाँ संसाधन भरा हुआ है, और अगर इन संसाधनों को हम दोहन करेंगे तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा समय तक हम भारत का दोहन करें, इसलिए सोच रहा है कि अब कंपनी हट, अब मैं एंट्री मारता हूं। इसलिए इस अधिनियम में सारा जो क्लेम है, ब्लेम है, आरोप है, प्रत्यारोप है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोप दिया गया। और भारतीयों लोग को समझाया जा रहा है कि देखो भाई एवं बहनों, ये सारे कांड करने के पीछे जो हाथ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी है ही गलत, इसलिए मैं उसका सारा पावर खत्म करता हूं। ठीक है, आज से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे देश में राजा महाराजा ने बताया कि देखिए ना, आपके कंपनी के समय में लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लाया था जिसको व्यापगत नीति कहते हैं, जिसको हड़प नीति कहते हैं, जिसको राज्य हरण नीति कहते हैं, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। बताइए, तो चूक सिद्धांत, राज्य हरण नीति या हड़प नीति या व्यापगत नीति या इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था 1848 में। वही डलहौजी जिसके शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। तो उसी डलहौजी के द्वारा जो ये सिद्धांत आया था, तो चूक सिद्धांत कहिए या राज्य हरण नीति कहिए या व्यापगत नीति कहिए, ये क्या था? उस टाइम कंपनी का शासन था। और डलहौजी के बनाई इस नीति के तहत क्या था कि पहले राजा के बाद उत्तराधिकारी उसका संतान होता था। और मान लीजिए कि कोई राजा का संतान नहीं हुआ तो वो किसी का दत्तक बना लेता था, यानी कि गोद ले लेता था और उसको उत्तराधिकारी बनाता था। तो इस सिद्धांत में बना दिया था डलहौजी ने कि यदि किसी राजा को संतान नहीं है या नहीं होता है तो उसका उत्तराधिकारी दत्तक संतान नहीं होगा, दत्तक पुत्र नहीं होगा, गोद लिया हुआ पुत्र को हम नहीं मानेंगे कि ये राजा है। अब बताइए कि जिनका ऐसे बहुत से राजा थे जिनका संतान नहीं था, अब उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा तो उसका खजाना क्या होगा, उसका साम्राज्य क्या होगा, उसकी सारी संपत्ति फिर किसकी होगी जब उसका उत्तराधिकारी नहीं है। तो तब ऐसे परिस्थिति में डलहौजी ने एक बात लिखा कि ऐसे परिस्थिति में आपका सारा संपत्ति कंपनी का हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सारा संपत्ति। बहुत बड़ा बात हो गया भाई, राजा महाराजा के बहुत टेंशन होने लगा भारत में कि ये क्या कह रहे हो तुम कि हमारी संपत्ति तुम लूट के लेके जाओगे। तो एक प्रकार से ये हड़पने की नीति थी, साम्राज्य को हड़पने की नीति थी। और इसके तहत 1848 में जो पहला क्षेत्र इसका शिकार बना था, वो याद होगा आप सभी को, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि वो सतारा क्षेत्र था जिसको हड़प नीति के तहत पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में डाल दिया गया, उसके साम्राज्य को कंट्रोल में ले लिया गया। फिर 1856 वाला भी बात आपको याद है कि अवध जो वहां का शासक था वाजिद अली शाह, उसको भी जो है उस पर आरोप लगाया कि यहाँ पर शासन ढंग से नहीं चल रहा है, यहाँ का नवाब अच्छा से नहीं चला रहा है, उसको भी हड़प नीति के तहत हड़प लिया। तो वहां पे शासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को कंट्रोल में लिया था। बाकी जैसे कि आप
झांसी का भी सुनते हैं। झांसी की रानी जो लड़ाई लड़ी थी, वो दत्तक पुत्र को ही गोद में लेकर के वो जो युद्ध में उतरी थी। महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ी पहचान, सलाम है ऐसी महिला को, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ एकदम आंख से आंख मिला करके लड़ने का काम की। क्यों? क्योंकि वो हड़प नीति के तहत पूरा झांसी हड़प होने वाला था। उनका संतान नहीं था, जो हुआ था उनका मृत्यु हो गया था और दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं मिल रही थी, इसलिए तो बहुत सारी चीज था। इससे भी राजा महाराजा भारत में नाराज थे। तो 1858 के अधिनियम में क्या किया कि चूक सिद्धांत यानी डलहौजी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया, समझे। और क्या बोलते हैं, क्या क्या इसमें किया, समाप्त ही कर रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया। इसके जगह पर क्या लाया, भारत परिषद, ठीक है। यानी ये भारत परिषद क्या है, क्या ये शासन करेगी भारत में? नहीं, ये सिर्फ सलाहकारी है। तो फिर शासन कौन कर रहे हैं भाई? तो देखो, एक वाइसराय है, एक राज सचिव है, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब राज सचिव जो है ना, राज सचिव, ये राज सचिव पूरे भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा, यानी कि भारत के कानून व्यवस्था पर, भारत के प्रशासन पर जो सारी शक्ति मिली नियंत्रण करने का, वो राज्य सचिव को मिला, राज्य सचिव को, समझे। यानी कि ये केवल सलाह देने वाली संस्था थी भारत परिषद, 15 सदस्यीय। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति किसको प्राप्त हुई? चॉइस ए, ऑप्शन ए वाइसराय, नहीं, राज सचिव, जी हां, प्रशासन की सारी शक्ति किसके हाथों में चली गई? राज सचिव, ठीक है। इसके अलावा यहां क्या किया गया भाई कि भारत का जो गवर्नर जनरल पद था उसको समाप्त करके क्या लाया? वाइसराय, नाम बदल के कर दिया वाइसराय। और वाइसराय यानी कि जो नया नाम आया, तो इस नए नाम के तहत जो भारत के पहले वाइसराय हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए। यानी वो कैनिंग जो उस वक्त इस अधिनियम के आने के वक्त वो भारत के गवर्नर जनरल थे। और जैसे ही ये अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को, तो जाहिर सी बात है कि वो अब तो भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, अब तो वो भारत के वाइसराय कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वाइसराय वही हुए लॉर्ड कैनिंग इस नियम के तहत। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। ये परीक्षा में कई बार पूछा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय, तो लॉर्ड कैनिंग इनका शासनकाल था। इसका शासनकाल था 1856 से 1862 तक, ठीक है। इसमें और क्या रहा, हमने पहले कहा कि द्वैत शासन प्रणाली को खत्म कर दिया, यानी कि दोहरी शासन को समाप्त कर दिया। दोहरी शासन बचा ही नहीं, यहां पर खत्म, तो समाप्त कर रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। अब एक नया चीज सृजन किया, क्या चीज? राज सचिव, पहला राज सचिव एडवर्ड हेनरी स्ट्रेनली। और क्या किया? भारत परिषद का गठन किया, समाप्त किया, गठन किया, समाप्त किया, गठन किया, ऐसे किया। तो पहले समाप्त वाला में एक बार हम आप लोग जो है मेरे साथ रिपीट कर लें। समाप्त क्या क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। और क्या समाप्त किया? मुगल शासन खत्म, मुगल शासन खत्म। और क्या खत्म किया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो दोहरी शासन आया था उसको समाप्त। अब आइए और क्या समाप्त किया? चूक सिद्धांत, जिसको राज्य रणनीति कहते हैं, जिसको हड़प नीति कहते हैं, जिसको व्यापक नीति कहते हैं, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसको भी समाप्त कर दिया। अच्छा, अब बनाया क्या? बनाया इसने भारत परिषद, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद जो सलाहकारी परिषद थी, बनाया क्या? एक नया पद बनाया, नया पद राज सचिव, क्योंकि वाइसराय तो गवर्नर जनरल ही है ना, वही गवर्नर जनरल जो पहले गवर्नर के नाम से, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से, समझे, फिर भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, यही पद सब पढ़ रहा है, और फिर ये वाइसराय के नाम में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑलरेडी पहले से है, केवल नाम चेंज हुआ। तो नया क्या पद आया? नया पद आया राज सचिव, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और उसके प्रति जवाबदेही होगा। और नया में क्या आया? तो नया में और क्या आया? भारत परिषद तो हो गया, राज सचिव हो गया, वाइसराय नया नाम आया। और नया में क्या आ रहा है? नया में आया कि भाई संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति जो है प्रशासन का, पूरी शक्ति राज सचिव को होगा। और क्या आया कि भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर आईएएस आईपीएस वाला परीक्षा में, सिविल सेवा के परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान किया।
कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आप माने बेफिक्र होकर के आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म। आप आइए और शामिल होइए। और इसी अधिनियम में जब ये बात कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं है, तो इस अधिनियम के बाद जो है भारत से पहला जो सिविल सेवा में परीक्षा में पास होने पास होने वाले जो बने थे 1863 में, वो कौन बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले। कहां हुआ था परीक्षा? लंदन में हुआ था। ध्यान दीजिए, यहां भी अंग्रेज जो है ना बड़ा तेज है, बहुत तेज था। सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर कहिए, टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं पहला भारतीय है जो सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए, वो भी लंदन जाकर के। अब बताइए, एक तरफ अंग्रेज कह रहा है कि भेदभाव नहीं है, आप शामिल होइए, तो कैसा भेदभाव भाई? तो लंदन में कौन जाएगा परीक्षा देने? लंदन में कौन जाएगा? जिसके पास पैसा होगा। तो तुमने तो भेदभाव कर दिया ना। लंदन सेंटर था, लंदन में सेंटर था। बाय द वे, ये जो लंदन में सेंटर था ना, उसके बाद भारत में नहीं था, लेकिन बाद में भारत और ब्रिटेन दोनों जगह सेंटर हो गया 1922 से भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर सिविल सर्विस की एग्जाम परीक्षा होना शुरू हो गई, है ना। तो बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवा में भाग लेने का जो प्रावधान था वो 1858 में था। मुगल शासन को समाप्त किया 1858 में। हाँ, इसको समाप्त क्यों किया? मुगल शासन के इसको समाप्त क्यों किया भाई? इसको समाप्त इसलिए किया, आपने पढ़ा होगा पहले, मैं छोटा सा बता देता हूं कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था ना, इसने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व संभाला, वहां से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। वहां पर अंग्रेज मारे भी गए। तो अंग्रेज इस अधिनियम में यह भी ध्यान रखा कि जिस वजह से भारत में आंदोलन हुआ है उस वजह को हम कंट्रोल कर दें, ठीक है, और जिसके चलते हुआ है उसको भी कंट्रोल करते। तो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो बोला कि अच्छा, ये उम्र में बुढ़ारी गिरी में तुमको हमें खदेड़ने का तुम प्रण लिए हो, ये बुढ़ाऊ को जो है ये वाला भी हटा ही दो। क्योंकि भारत में जितने भी राजवाड़े थे उन लोगों ने लगभग जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेतृत्व संभालने का नेता मान लिया था। तब भाई अब केस लोड होगा तो नेते पर न होगा, आंदोलन का जो नेतृत्व करेगा। अब कहोगे ऐसे कैसे? उत्तर प्रदेश में तो वो थे, झांसी में वो थे, ग्वालियर में वो थे, बिहार से तो ये देखिए हर जगह से अलग अलग थे, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना था। इसके लिए नेतृत्व करने के लिए, उस बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए एक नेता की आवश्यकता थी, क्योंकि सारे प्रांतों को एकजुट करने की बात आ गई थी। तो उसी एकजुट वाले मामले में अब नेता कौन बनेगा? तो फिर वही बहादुर शाह को बनावल गया। तो इसीलिए उसी को जो है से इस मुगल शासन को ही भारत से खत्म कर दिया। वो मुगल शासन जो बाबर ने भारत में आकर के नींव डाला है, और उसको 1858 में जो है खत्म, समझे, 1858 में खत्म। अब यहां से मुगल शासन नहीं है, समझे। तो इस प्रकार से आपने देखा 1858 का परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। एक बार रिपीट कर देते हैं, चलिए। भारत परिषद अधिनियम को किस शीर्षक से यहां भेजा गया? तो यहां भेजा गया भारत का बेहतर सरकार, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको स्वीकृति कब मिली? 2 अगस्त 1858। लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1858। क्या प्रावधान था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, द्वैत शासन प्रणाली खत्म कर दिया गया, मुगल शासन समाप्त कर दिया गया, 15 सदस्यीय जो है इसके जगह पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स के जगह पर भारत परिषद का गठन हुआ। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब राज मुकुट का प्रतिनिधि। और एक नया पद बनाया गया, राज्य सचिव, जो मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेही था। चूक सिद्धांत खत्म कर दिया, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति समाप्त कर दिया। भारत में प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति राज्य सचिव को दे दिया, और सिविल सेवाओं में भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के साथ शामिल करने का प्रावधान कर दिया, जिसमें
1863 ईस्वी में पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी हुए जो लंदन में जाकर परीक्षा पास किए। ठीक है, और इस टाइम जो है ये जो अधिनियम आया था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन ने इसको पेश किया था, समझे। हालांकि जो बाद वाले जो प्रधानमंत्री जो उसके सटले जो आए थे डिज़रायली, वो इसका विरोध भी किए थे कि भारत में डायरेक्ट शासन, यानी इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई शासन नहीं है भारत में। अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया। तो पूछा भी जा सकता है कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का जो शासन है वो किस अधिनियम से चला, तो 1858 से, यानी 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट भारत में शासन करने लगे, डायरेक्ट, समझे। तो डिज़रायली ने हालांकि विरोध किया था डायरेक्ट वाले में, लेकिन क्या करें, उसका सारा संसद जो है उसके ये अधिनियम के सपोर्ट में थे। और इस टाइम जो ब्रिटेन के महारानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया थी इस टाइम। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आशा है कि आप लोग जब मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो एंजॉय भी करते होंगे, समझते भी होंगे। आशा इस बात की भी है कि जो आखिरी तक देखते हैं उन लोगों को काफी कुछ समझ में आता है। मैं इतना कह देता हूं कि जो कंटेंट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, मैं देने का प्रयास करता हूं, वो कंटेंट में और बेहतरीन लाने का भी प्रयास करता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई भी आपको किताबों में उलटने पलटने की जरूरत ना पड़े, समय ना गंवाना पड़े, इसलिए एक ही वीडियो में वो सारा कंटेंट क्लियर हो जाए, मैं ऐसा प्रयास करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो बनता रहे, ऐसे ही वीडियोस आते रहे इस चैनल पर, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को खूब प्यार दुलार जरूर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दें, दुलार दें। आप हमारे चैनल को और भी दोस्तों के बीच में शेयर करके, सब्सक्राइब करवा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो पढ़ाई से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं उसको देखें। और अगर आपको बेहतरीन लगता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है प्यार दुलार देने का भी, कि आप जरूर पॉजिटिव कमेंट्स करें। कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा, मेरे बोली गई बातों में कौन सी बात आपको बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से भी लिख करके आप कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन आए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक जो है सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना देर तक देखें, और जय हिंद।